नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक बहुत अहम मुद्दे पे मैं चर्चा करूंगा और वो बात है जो अभी हाल फिलहाल जीएसटी को लेके एक केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ निर्देश दिए हैं। ये बात करना इसलिए आवश्यक है कि जैसे प्रायोरिटी के हिसाब से अगर देखें तो कोरोना मैं जो बार बार कहता हूँ बहुत ही प्रायोरिटी। चीन जो हमारी सीमा में घुस गया और हमारे कुछ चीज़ों को कब्जे में करके बैठ गया है, तो पहले से 10 तक मैं इसको प्रायोरिटी में मानता था कि कोरोना और चीन, लेकिन पहले से 10 तक में अब जो अभी हालात जीएसटी को लेके केंद्र सरकार का जो रवैया है उसकी वजह से ये भी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक समस्या इस समय सामने खड़ी हो गई है। ये क्यों हुई ये मैं जरा आपको इसका विवरण दे दूं। अभी 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और जीएसटी काउंसिल की ये 41वीं बैठक थी, जो मतलब जिसको वित्त मंत्री चेयर करती हैं। वहाँ पे इस बैठक में उन्होंने राज्यों से कहा कि अभी हमारे पास आपका जो शेयर हम जीएसटी का आपके बिहाफ पे कलेक्ट करते हैं वो आपको देने के लिए अभी हमारे पास पैसा नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मार्केट में जाके प्राइवेटली पैसा उधार ले लीजिए, या हम आरबीआई से कहते हैं और आरबीआई आपको उधार दे देगा। मैं उस डिटेल में आने से पहले जरा आपको बहुत ही संक्षेप में ये समझा दूं कि ये क्या बात थी। ऐसा है कि जीएसटी, अगर आपको याद हो, रात में एक जुलाई 2017 में बड़े फैन फेयर के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक रात के 12 बजे उस पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुला के जीएसटी को लागू किया था। और उस दिन ये बताया गया था कि देश में 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ था और ये जीएसटी आ जाने से अब ये दूसरी आज़ादी की बात किए थे। रात में बहुत फैनफेयर के साथ हुआ था। अब दूसरी आज़ादी ये आई है कि ये दूसरी गुलामी आने जा रही है, ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में यह है कि जब ये जीएसटी लागू हुआ उस समय जो जीएसटी कानून बना, उस कानून ने राज्य सरकारों से उनका टैक्स कलेक्ट करने के सारे अधिकार ले लिए, या ये भी कह सकते हैं कि राज्य सरकारों ने अपने सारे अधिकार टैक्स कलेक्ट करने के दे दिए सेंटर को, बारिंग 3-4 जगह। जैसे शराब पे से जो शुल्क आएगा उस पे राज्य सरकार का आधिपत्य था। पेट्रोल पे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, एक जो स्टेट का जो टैक्स पोर्शन है वो भी राज्य सरकार के ने अपने पास, मतलब राज्य सरकार के पास रहा। और सिगरेट, इस तरह के 3-4 चीज़ों को छोड़ के बाकी सारे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए, सारे उसके। अब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी जो स्टेट होती है उसका एक रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू मतलब आमदनी आती है, तो उस आमदनी में जो टैक्स पोर्शन है वो करीब करीब 60% होता है। उसके बाद जो ये जो अल्कोहल, मोटर फ्यूल, सिगरेट, इन सब से करीब 23% आता है। और जो अदर चार्जेस और फीस सरकार वो करती है वो भी, मतलब इस तरह के करके कुल 100% है। लेकिन 60% केवल टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। उस 60% का जो जीएसटी से कंपोनेंट आना है वो करीब 42% है। ये मैं आपको फिगर्स इसलिए बता रहा हूं कि जब जब अपना हक स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया तो एक ये कहा गया कि एक जीएसटी कॉम्पनसेशन पैकेज की बात हुई। जीएसटी कॉम्पनसेशन पैकेज ये हुआ कि शुरू के 5 साल चूंकि एक रेवेन्यू लॉस होगा किसी भी स्टेट को, और उसको स्टेट चलाने के लिए उसको तनख्वाह देनी होती है, उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स देना, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा देना होता है, तमाम तरह के खर्चे आते हैं। तो इसके लिए जो रेवेन्यू लॉस है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक प्री डिसाइडेड फॉर्मूले के तहत आपको इतना पैसा मिलेगा। और उसमें कहा गया था कि एक 14% की ग्रोथ उसमें होगी, क्योंकि उसी रफ्तार से ग्रोथ हो रही थी। उससे पहले मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, शायद 20-21% की ग्रोथ हुआ करती थी, लेकिन उस समय 14% माना गया। अब ये चलना शुरू हुआ। हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने 27 अगस्त को इस मीटिंग में ये साफ साफ कह दिया कि अभी हम जो आपका कॉम्पनसेशन है, जो मेरा आपका करार था, जो मेरे और आग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आप अपना लोन लेके काम चलाइए। मैं इसमें 2 बातें कर दूं। एक, अगर आप साफ साफ लीजिए तो कहीं ना कहीं से ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हो रहा है।
कहीं ना कहीं से संविधान की जो बेसिक परिभाषा है वो भी कहीं ना कहीं हिट हो रही है, क्योंकि आपने एक स्टेट गवर्नमेंट का एक राइट अपने पास लिया था और फिर आप उसको आज की तारीख में ऐसे छोड़ दे रहे हैं। ऑन अ लाइटर साइड ये भी बता दूं कि निर्मला सीतारमण जी ने शायद गॉड इसलिए कहा कि हम लोग के ईश्वर और भगवान इससे, क्योंकि गॉड अलग हैं, अल्लाह अलग हैं, ईश्वर और भगवान अलग है, तो हम लोग के ईश्वर और भगवान की ने इसमें कुछ वो नहीं किया, ये गॉड की सब वो है, मतलब गॉड के चलते ये सब हो गया। चलिए भाई, गॉड के चलते एक्ट ऑफ गॉड हो गया। अब इसके बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये एक्ट ऑफ गॉड एक्ट ऑफ गवर्नेंस तो नहीं है, कि आप ठीक से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, या एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट तो नहीं है, और कुछ लोगों ने इसको एक्ट ऑफ फ्रॉड भी बोला है। मतलब इस एक्सटेंट तक कुछ लोगों ने इसको एक्ट ऑफ फ्रॉड भी बोला है। मैं यहां पे जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे टिप्पणी ले रहा हूं सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो भाजपा के सीनियर एमपी हैं, अनुभव है। उन्होंने क्या, उनका कहना, उनकी भी बहुत सख्त टिप्पणी है कि ये ठेठ स्टेट गवर्नमेंट के साथ नाइंसाफी है, और ये फैक्ट है कि अगर आप ये सब काम करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या ट्रस्ट बिल्डिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा, वो ट्रस्ट टूट जाएगा। इसको अभी भी मतलब मोदी सरकार के जो लोग हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं है। तीन चीजें इस देश की अर्थव्यवस्था को जिसने बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। पहली चीज नोटबंदी, अगर आपको याद हो। दूसरी चीज जीएसटी का दो पार्ट। कुछ लोग ये कहते हैं कि जीएसटी में इंप्लीमेंटेशन की समस्या है, ये सरकार के लोग भी मानते हैं, लेकिन एक बड़े मतलब अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है। जो जीएसटी का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र था वहां पे भी जब आपने इसको किया तो असंगठित क्षेत्र की मार के ऊपर मार पड़ी है और उनका जो उत्पादन है वो गिरा है। और इसीलिए पिछले कई वर्षों में, मतलब जब इससे ये लागू हुआ उसके बाद जो कई तिमाही थी उसमें जीएसटी कलेक्शन आपका धीरे धीरे गिर रहा है। ये एक्ट ऑफ गॉड कब से हुआ? एक्ट ऑफ गॉड तो भाई ये जब पेंडेमिक आया या कोरोना आया तब से आपने 24 मार्च से लागू किया देश में भाई, क्योंकि 23 मार्च तक तो आप कह रहे थे नहीं इस तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, आपकी सरकार के मंत्री लोग कह रहे थे, तो ये 23-24 मार्च से हुआ। पिछले साल की पूरी मतलब अप्रैल 19 से मार्च 20 तक 4-6 दिन छोड़ दें तो ये एक पूरा साल निकल चुका था। उस समय जीएसटी की क्या स्थिति थी वो भी एक नजर आप जरा समझ लीजिए। अगस्त सितंबर 2019 में जो 35,298 करोड़ था जो ड्यू हो गया था अक्टूबर में, वो सरकार ने दिया दिसंबर 2019 में। अभी पेंडेमिक अभी कुछ नहीं आया था कोरोना, आप डिफॉल्ट करना शुरू कर दिए थे। अक्टूबर नवंबर में जो पैसा था 34,053 करोड़, वो आपने 2 इंस्टॉलमेंट में फरवरी और अप्रैल 2020 में दिया। मतलब कलेक्ट आपने कर लिया अक्टूबर नवंबर, दिसंबर में चला जाना चाहिए था, वो आपने फरवरी और अप्रैल में 2 इंस्टॉलमेंट में कर दिया। दिसंबर से फरवरी इस 3 महीने का 36,400 करोड़ आपने जून 2020 में किया। मार्च से का 13,806 करोड़ है मार्च का, वो आपने जुलाई 2020 में किया। तो कहना सिर्फ यह है कि ये पेंडेमिक आने से पहले ही आप डिफॉल्ट करना शुरू कर गए थे, तो इसलिए इसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, एक्ट ऑफ बैड गवर्नेंस, मैं एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं यूज कर रहा हूं जो बाकी विरोधी पार्टी कर रहा है, लेकिन एक्ट ऑफ गवर्नेंस की कहीं ना कहीं बात इसमें जरूर आ रही है। अब सरकार ये कह रही है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, अब हम पैसा दे नहीं सकते हैं। अच्छा, इस साल का कॉम्पनसेशन 2020-21 का कॉम्पनसेशन एस्टिमेटेड है करीब 3 लाख करोड़। उसमें से सेंट्रल का कलेक्शन जो है, मतलब जो अभी तक उम्मीद है कि वो करीब 65,000 करोड़ आएगा। 2,35,000 करोड़ का शॉर्टफॉल होने की बात है। अब ये 2,35,000 करोड़ कहां से आएंगे, ये सरकार ने मोर और लेस छोड़ दिया है कि आपको जैसे लाना है वैसे आप लाइए। इस बीच एक ग्रोथ की, क्योंकि चक्कर क्या हो रहा है कि सरकार हरदम डिनायल में है और इसके जो लोग करता धरता लोग हैं वो भी एक अजीब सी स्थिति में है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द में आप भी सुन भारत सरकार कोई सुधार के सुझाव को स्वीकार नहीं करती है।
राज्यों के आर्थिक हितों पर कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये न सिर्फ बीजेपी और भी राज्य बोल रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री के समर्थन में जो पार्टियां खड़ी हैं वे भी बोल रहे हैं, तमिलनाडु भी बोल रहा है। और इसलिए रिफॉर्म का एजेंडा वे लागू नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार जिम्मेवार हैं। राज्यों ने कभी असहयोग किया नहीं है। जो प्राथमिक काम करना चाहिए वह भी उन्होंने नहीं किया है। और मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप एम्पावर कमेटी के सारे मिनट्स जनता जनार्दन के सामने प्रकट कीजिए, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि आपके एजेंडा में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपने अपनी मजबूरियों को पब्लिकली स्वीकार किया है। मैं जल्दी से एक चीज और बता दूं कि जब से जीएसटी हुआ उसके बाद टैक्स कलेक्शन का जो ग्रोथ रेट था, जो आपने कहा था हम 14% बढ़ा के देंगे, वो एक्चुअल क्या था? 17-18 में 5.8% का ग्रोथ रेट आप कर पाए, 18-19 में 9.2 हुआ, 19-20 में 18% हुआ। तो आपका बेसिक वही कम होता जा रहा था। और मैं आपकी जानकारी के लिए और एक और बात ऐड कर दूं कि ये जीएसटी लागू होने से पहले जो स्टेट का सेल्स टैक्स, वैट और ऑक्ट्रॉय था, वो टोटल कलेक्शन की ग्रोथ रेट 21.33% थी। आपने उसका एक तरह से बंटाधार कर दिया। अच्छा, दूसरा क्या है कि पिछली 8 तिमाही से जो हमारा जीडीपी है वो लगातार गिरता जा रहा है। आज फिगर आने की बात है और लोग ये कह रहे हैं कि करीब करीब 15-20%, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं उस पर अलग से करूंगा, 15 से 20% माइनस नेगेटिव में है। आप इसको मानने को नहीं तैयार हैं। अच्छा, अब इसमें तो मेरे ख्याल में किसी दूसरे की गलती नहीं है भाई। अगर जीएसटी में कुछ कमी और ये हो रहा है वो तो आप ही को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं जल्दी से 2 बातें कह के अपने इस चर्चा को समाप्त करूंगा। पहली चीज यह है कि सरकार कहीं कह रही है कि बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। सरकार कह रही है कि बैंक बहुत पैसे बैंक के पास ओवरफ्लोइंग है। बैंक में कोई कर्ज लेने वाला नहीं है। आपने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज किया है उसमें से 2 लाख करोड़ आपने कहा था कि खाद्यान्न और नरेगा रेगा के लिए, बाकी 18 लाख करोड़ का आपका कोई लेने वाला नहीं है वो। क्योंकि भाई आपसे लोन तो तभी कोई लेगा जब किसी का उद्योग बढ़ेगा। आज लोगों को ईएमआई देने में प्रॉब्लम हो रही है। सीएमआई के डेटा है कि 1,40,00,000 से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। आप ना मानिए, आप ये कहिए कि अगर कोई ये बात कहेगा तो हम उसको जेल में डाल देंगे, उसके ऊपर एनएसए लगा देंगे। आप ये कहते रहिए, लेकिन जो ग्राउंड पे हो रहा है हो रहा है। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कितने लोगों को ईएमआई, या आप अपनी जो आपका प्रिंसिपल है या जो आपकी बचत है या जो आप कहीं आप वहां से अपनी ईएमआई वो दे रहे हैं। आप क्या नई कमाई से लेके ईएमआई दे पा रहा है? कोई नहीं दे पा रहा है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो लेनी होगी। अच्छा, और जरा मंत्रियों के वो बात सुन लीजिए। एक हमारे मंत्री जी हैं पीयूष गोयल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट है, जो देश की का ये बताएंगे कि कैसे ये देश चलेगा, क्या होगा। उनका कल परसों का बयान सुन लीजिए और बयान सुन के आपको हंसी आएगी। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से $1 बिलियन का बिजनेस कोल्हापुरी चप्पल हो सकता है। $1 बिलियन मतलब 7,500 करोड़ का वो कह रहे हैं कि कोल्हापुरी चप्पलें जो वो की जा सकती हैं। मैं आपको जल्दी से इस पे क्विक रेफरेंस दे दूं। अमेजॉन पे चले जाएं और अमेजॉन पे मैंने क्लिक किया, वो 365 रुपए की कोल्हापुरी चप्पल है। 365 में जब 365 की अमेजॉन में प्राइस दिखा रहा है तो मोटे तौर पे ये 175, अगर कोई आप एक्सपोर्ट करेंगे उसको, ये सब है तो एक्सपोर्ट का बल्क वो होगा। हम इसकी कॉस्ट ये मान रहे हैं कि 165 रुपए, 175 ही रुपए मान लीजिए, आधा कर लीजिए उसका, मोटे समझने की दृष्टि से। तो जब आप 175 रुपए की बात कर रहे हैं तो 175 रुपए की एक चप्पल, एक जोड़ी, 7,500 करोड़ को 175 से अगर भाग दे दें, ये सब मैं मोटा वो आपसे मतलब समझने के लिए सिर्फ कर रहा हूं, करीब करीब 40-42 करोड़ चप्पलें आप एक्सपोर्ट करेंगे। 40-42 करोड़ चप्पलें अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दुनिया की इस समय की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 760 करोड़ है। उस 760 करोड़ में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को घटा दीजिए क्योंकि ये तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, तो बचे 620 करोड़। 620 करोड़ और 42-43 करोड़ चप्पलें अगर आप भेज रहे हैं तो मोटे तौर पे हर 15वां आदमी इस दुनिया में कोल्हापुरी चप्पल पहनेगा।
इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मतलब हर 15वां आदमी कोल्हापुरी चप्पल पहनेगा। और आगे का सुन लीजिए तो आपको और हंसी आएगी। कह रहे हैं कि कोल्हापुरी चप्पल को जो महंगे होटल हैं, उनका ये स्टेटमेंट है, उनमें जैसे बाथरोब रखा जाता है, उनसे महंगे होटल को हम लोग अप्रोच करें और कहें कि आप कोल्हापुरी चप्पल रखिए। भाई साहब, कोल्हापुरी चप्पल की पहला एहतियात ये होता है कि उसको पहन के नहाने मत जाइए। आप वास्तविकता से कितने दूर हमारे मंत्री जी हैं। मतलब अगर कोई ये इंटरव्यू ले रहा होता है इनको किसी नौकरी पर रखने का, तो केवल इस एक जवाब से इनको नौकरी मिलती कि नहीं मिलती आप तय करिए। कोल्हापुरी चप्पल 5 स्टार होटल में एज बाथरूम स्लीपर यूज करिए, या मतलब वहां तो भाई बाथरूम में वो एक चप्पल देते हैं पतली सी जिसके नीचे प्लास्टिक क्या कुछ लगा रहता है, ये उसको रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। कहां है हमारा मतलब हमारे मंत्री जी लोगों की ये सोच है, और इस सोच के साथ वो देश को पेंडेमिक और इससे लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है। बिल्कुल ठीक से इस समय आर्थिक संकट भयंकर आया हुआ है, सरकार माने या चाहे ना माने। 30 जनवरी को WHO ने यह पेंडेमिक की वार्निंग दी थी, जो हमारी सरकार ने नहीं सुनी। मैं मानता हूं कि उनको राहुल गांधी की बात नहीं सुननी चाहिए। राहुल गांधी ने यह 15 फरवरी के आसपास कहा था कि सुनामी आ रही है और आपको समस्या होगी, लेकिन चूंकि राहुल गांधी की बात तो नहीं सुननी चाहिए, मत सुने। राहुल गांधी की बहुत सी चीजें मुझे भी लगता है कि वो कहां रहते हैं, लेकिन इन सब चीजों में वो कम से कम विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और सरकार का कहना है कि नहीं, ऑपोजिशन हाथ पे हाथ धरे बैठी है। अभी क्या हो रहा है कि सरकार कह रही है कि नहीं, ये जो केवल नॉन बीजेपी स्टेट है वो कर रही है। आप ये बताइए, किस बीजेपी स्टेट के किस चीफ मिनिस्टर की हिम्मत है कि वो इस समस्या के में आने के बाद भी ये कहने की हिम्मत करे कि नहीं भाई, ये तो मुश्किल हो रहा है हमारी स्टेट चलाना। दबे स्वरों में सुशील मोदी ने कहा है, लेकिन बाकी किसकी हिम्मत है? किसी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के अंदर दूसरे दिन चेंज कर दिए जाओगे भाई। चीफ मिनिस्टर बनने की लाइन में बहुत से लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से देश भयंकर समस्याओं में है। देश के सामने, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था कि सब बताना चाहिए क्या हो रहा है, देश की जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। और जो एक शायद कोरोना और चाइना से बड़ी समस्या, क्योंकि चाइना में तो हमारी धरती ले लिया, उतनी धरती लेके वो बैठ गया है, हम ले पाए चाइना, लेकिन ये तो आर्थिक मंदी है, लोग मरना शुरू हो जाएंगे भाई बिना खाने पीने के। तो सरकार को तुरंत इस पे कुछ ना कुछ त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, सब लोगों के सामने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और ऐसे निर्णय करने चाहिए, अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए कि मैं उससे नहीं बात करूं, उससे बड़े बड़े अर्थशास्त्री उनसे बात करके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए।